पढ़ा था उपराष्ट्रपति भारत के प्रमुख, और अब तक कितने उपराष्ट्रपति बने हैं और किस उपराष्ट्रपति की कौन कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी, इससे संबंधित हमने कुछ बातें पढ़ी थी। वर्तमान के अंदर सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति हैं और क्रमांक से कौन से हैं? 17वें। राजस्थान से 2 उपराष्ट्रपति बने हैं, भैरू सिंह शेखावत और दूसरे जगदीप धड़कन, हाँ धनखड़, नॉट धनखड़। चलिए आज हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो कहां से कहां तक है? 63 से 71 तक है। और ये प्रावधान हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। कहां से लिया है? यूएस से, या फिर क्या लिखेंगे आप? अमेरिका। वरीयता क्रमांक कौन सा है? यानी नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। और भारत का द्वितीय नागरिक कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होता है? भारत का द्वितीय नागरिक। और संविधान के कौन से भाग में इसका उल्लेख है? 5। तो हेडिंग डालें, उपराष्ट्रपति 5। वैसे संविधान में कुल कितने भाग हैं? कितने भाग हैं? 22 भाग है। कितने भाग हैं? 22। भाग 5 अनुच्छेद 63 से 71। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद हैं आपके 63 से 71 तक है। 63 से 71 तक अनुच्छेद 63 से 71 तक। प्रावधान हमने कहां से लिया है? अमेरिका या यूएस से। लिख दिया, अमेरिका या यूएस से, संयुक्त राज्य अमेरिका। नाम भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका जो है वो क्या है? राज्यों का संघ है। राज्यों का क्या है? संघ है। भारत भी क्या है? राज्यों का संघ है। लेकिन संघ में फर्क है। अगर संघ ढंग का हो तो इस साथ चले, ये वाला संघ नहीं है, है राम संग सीता, ये वाला संघ नहीं है। संघ कौन सा है? ये जो संगठन वाला है, ठीक है। क्योंकि अमेरिका में जो राज्यों का संघ है वो विनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। भारत में जो राज्यों का संघ है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। एक बार राज्य आ सकता है, दोबारा जा नहीं सकता, ठीक है। हाँ, तो प्रावधान कहां से लिया है? अमेरिका से। ये सारी बातें आपने लिख दी। पहला आर्टिकल लिखे, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 क्या कहता है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 क्या कहता है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। एक उपराष्ट्रपति होगा। जैसे राष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा है? 52। राष्ट्रपति का कौन सा है? 52। और वैसे आप अगर याद रखना चाहो, संसद और राष्ट्रपति की 3 आर्टिकल एक साथ में आते हैं जो आपके बहुत काम आएंगे आगे। ध्यान रखना, संसद क्या है? संसद। और संसद के अंदर 2 सदन हैं। कौन कौन सा? राज्यसभा और कौन सा है? लोकसभा। राज्यसभा और कौन सा है? लोकसभा। और प्रथम अंग कौन सा है? राष्ट्रपति है। कौन सा है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में है? 52 में है, ठीक है। अब आपको एक नाम याद रखना, कौन सा है? सरला। कौन सा है? और सरला में आर्टिकल कहां से कहां तक है? 79 से लगाकर 80 और कौन सा है?
81 है। अब शेष से क्या हो गया, संसद, तो संसद का कौन सा हो गया 79। रेस से क्या हो गया राज्यसभा, राज्यसभा का आर्टिकल कौन सा हो गया 80। फिर कौन सा है ले है, ले से क्या हो गया लोकसभा, और लोकसभा का आर्टिकल कौन सा है 81 है। ठीक है ना। सरला जो लड़की है उसका क्रमांक कहां से शुरू होगा 79 से, और कहां तक चलेगा 81 तक, 79, 80 और 81। अब ये सरला कैसी है, बावनी है, सरला कैसी है, तो 52 में क्या आ जाएगा राष्ट्रपति आ जाएगा। ये जो फॉर्मेट है आपके आगे बहुत ज्यादा काम आएगा, इसका थोड़ा ध्यान रखना। चलिए, तो आर्टिकल 63 में ये कहा गया है, संवैधानिक प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल जो 64 है कौन सा है 64, आर्टिकल 64 में ये प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन का मतलब हमेशा के लिए इस पद पर सभापति के रूप में कार्य कौन करेगा, उपराष्ट्रपति ही करेगा। जबकि राष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है भारतीय संविधान के अंदर। राष्ट्रपति का पद जो है उसी पर उसके कार्य का प्रावधान दिया गया है, जबकि उपराष्ट्रपति के पद का कोई कार्य निर्धारित नहीं कर रखा है। तो उसका मूल कार्य क्या है, राज्यसभा ऐसा सदन जिससे हम क्या कहते हैं उच्च सदन कहते हैं, ऐसा सदन जो क्या कहलाता है स्थायी सदन कहलाता है, और ऐसा सदन जो कभी भंग नहीं होता है, अनंत काल तक इसका कार्यकाल चलता रहता है। तो लिखिए अनुच्छेद 63, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये बात आर्टिकल 64 में भी है, और अभी हमने बात की थी यहां पर किसकी, राज्यसभा की। राज्यसभा का आर्टिकल कौन सा 80 है। अब राज्यसभा का सभापति होगा, ये आर्टिकल कौन से में बात कर रखी है 89 में, किस में कर रखी है 89 में राज्यसभा के सभापति का पद दे रखा है। किसका पद दे रखा है, और वहां पर भी वापस क्या बात लिख रखी है, वहां पर भी बात लिख रखी है कि राज्यसभा का सभापति कौन है, उपराष्ट्रपति है। कौन सा है, उपराष्ट्रपति है। तो लिख दीजिए, आगे कंटिन्यू। आगे लिखें, अनुच्छेद 89 में भी ये प्रावधान है। अनुच्छेद कौन सा है 89, ये प्रावधान है कौन सा, राज्यसभा के पदेन सभापति। ठीक है, ये जो अगली पंक्ति है इस दौरान उपराष्ट्रपति अन्य कोई पद धारण नहीं करेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप एक पद पर कार्य कर रहे हैं तो दूसरा पद संवैधानिक प्रावधान के अनुसार किसी भी स्तर पर धारण नहीं किया जा सकता। जैसे राष्ट्रपति है, ऐसा तो है नहीं कि वो एक समय में राष्ट्रपति के कर्तव्य भी निभाएगा, उपराष्ट्रपति के कर्तव्य भी निभाएगा साथ में, और लगे हाथ प्रधानमंत्री के कार्य भी निपटा देगा। नहीं, आप जिस पद पर हैं केवल उस पद के अलावा अन्य कोई कार्य नहीं करेंगे। तो ये सब पर लागू होता है, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। तो बार बार
ऐसी लाइन रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम जानते हैं कि आर्टिकल 64 में क्या कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और आप अच्छी तरह से जानते हो कि उपराष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति का क्या होता है, उपराष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन। कौन सी प्रक्रिया के तहत, वही एकल संक्रमणीय आनुपातिक अप्रत्यक्ष गुप्त मतदान की प्रक्रिया के तहत। जब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है और यही राज्यसभा का पदेन सभापति है, तो सिंपल सी बात है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। वह अलग से निर्वाचन हुआ है, सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचन थोड़ा ही हुआ, नहीं हुआ ना। तो सिंपल सा हमें माइंड में ये बात रखनी है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, फिर भी वो उसके सभापति के रूप में कार्य करता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के कर्तव्य या कार्य राज्यसभा के सभापति के रूप में ही वर्णित किए गए हैं। उपराष्ट्रपति को जो वेतन भी मिलता है, क्या मिलेगा, जो वेतन मिलेगा वो भी कौन से पद पर कार्य करने का मिलेगा, राज्यसभा के सभापति के पद पर कार्य करने का वेतन मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति अपने राज्यसभा के सभापति के अलावा कौन से पद पर कार्य करेगा, तो वो फिर कौन सा है, एकमात्र कौन सा है, राष्ट्रपति है। कौन सा है, यानी आप जिस पद पर हो उस पद से नीचे नहीं जा सकते कार्य स्तर में, ये हमेशा ध्यान रखना संवैधानिक क्रम के अंदर, ठीक है ना। उच्च पद पर जा सकते हैं लेकिन नीचे जाने की व्यवस्था नहीं है। तो नोट डाल दीजिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, जबकि क्या होता है उसका, अध्यक्ष या सभापति होता। हालांकि यहां राज्यसभा के लिए हम अध्यक्ष पद के लिए कौन सा वर्ड काम में लेते हैं, सभापति काम में। अगला आर्टिकल कौन सा, अनुच्छेद 65 कि राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति, यानी अचानक राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है, या फिर क्या कह रहा, अनुपस्थिति, या वो किसी कारण से पद पर कार्य करने से कुछ दिन का उन्होंने क्या ले लिया है, अवकाश ले लिया है, तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। तो 65 में क्या आ गया है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों की पंचायती करेगा, मतलब उनको हैंडल करेगा। जैसे है आर्टिकल वैसे पूरा लिख दीजिए, अनुच्छेद 65, फिर इसके अंदर की बातें पढ़ेंगे। अनुच्छेद 65, राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति ऑब्लिक या अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति या अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। अब सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि पद आकस्मिक रूप से रिक्त कैसे होता है, या तो उस व्यक्ति की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, या फिर उसने अचानक क्या दे दिया हो, त्यागपत्र दे दिया हो, या अगली जो कंडीशन है कोई भी अन्य कारण
हो गया, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं रह सकता। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक दृष्टि से राजा है। रियासत काल में जब आप राजवंश पढ़ते हैं तो हमेशा राजवंशों के इतिहास में ये बताया गया है कि राज सिंहासन कभी भी रिक्त नहीं रहता था। जैसे ही राजा की मृत्यु हो जाती, उसका जो मुख्य वारिस या सबसे सुयोग्य उत्तराधिकारी होता था, उससे तुरंत राज्याभिषेक करवाया जाता और बाकी सदस्य राजा का शरीर लेकर अंतिम संस्कार करने के लिए जाते थे। तो राष्ट्रपति का पद राजा के समान माना गया है, इसलिए एक दिन भी खाली नहीं रखा जा सकता। तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या उसने पद से त्यागपत्र दे दिया या उससे पद से क्या कर दिया, हटा दिया गया। अब पद से हटाने का जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 61 में है। महाअभियोग के तहत ये प्रक्रिया लागू होगी, लेकिन हटाया कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जाएगा? 56 के अंतर्गत ही पद से हटाया जाएगा। या अन्य कारण से पद में रिक्ति की दिशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक, अब जिस दिन पद रिक्त हुआ है उसी दिन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य संभालना शुरू कर देगा। और कब तक करेगा? जब तक, अब यहां पर क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, यहां पर क्या दे दिया उसने। अब यहां ध्यान रखना, यहां दो शब्द जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा तो एग्जामिनर गलत करवा देगा आपसे। देखो, राष्ट्रपति की मृत्यु होगी, उसने त्यागपत्र दे दिया या उससे पद से हटा दिया या किसी अन्य कारण से पद रिक्त हो गया है, तो उपराष्ट्रपति पद पर तब तक रहेगा जब तक निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि मृत्यु हुई है तब भी राष्ट्रपति वापस कैसा होगा, निर्वाचित। पद से हटाया है, त्यागपत्र दिया है, अन्य कारण से पद रिक्त हुआ है, तो भी क्या होगा, राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति ही पद ग्रहण करेगा। अब ये निर्वाचन कितने महीने में होना चाहिए? तो राष्ट्रपति के लिए निश्चित है 6 माह में। कौन से महीने, कितने माह तक? 6 माह। यानी पहली जो पोजीशन है 65 के अंदर, यहां एक व्यक्ति या एक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 6 माह तक कार्य कर सकता है, अधिकतम इससे ज्यादा नहीं कर सकता। जब राष्ट्रपति बीमार हो, जब राष्ट्रपति बीमार हो गए तो कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। कब तक संभालेगा? जब तक वो वापस ठीक होकर नहीं आ जाते, या अनुपस्थित हैं, किसी कारण से उन्होंने अवकाश ले लिया है, या कार्य करने में असमर्थ हैं, तो उपराष्ट्रपति उस समय तक कार्य करेगा जिस तारीख तक राष्ट्रपति अपने कार्यों को फिर से नहीं संभालते। यहां निर्वाचन शब्द नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट लिखो 65(1) के अंदर, पॉइंट नंबर 1। हाँ, 65(1) के अंदर पॉइंट 65(1) चल रहा है। ये 1 का मतलब ये पॉइंट 1 है। 65(1) आर्टिकल है, ये 65(2) है, ये 65(3) है। 65(1) में लिखिए, शॉर्ट में लिख दीजिए आप। 65(1) में लिखे, राष्ट्रपति की मृत्यु ऑब्लिक पद त्याग, पद से हटाए जाने पर, पद से हटाए जाने पर उपराष्ट्रपति उस तारीख तक, उस तारीख तक पद पर कार्य करेगा जब तक, जब तक निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण न करे।
निश्चित राष्ट्रपति पद ग्रहण ने करे। लिख दिया यहां तक, ठीक है। अब लिखिए 65(2). बातें बहुत सरल हैं। एक नंबर पर कौन सी बात है? 3 बातें हैं 65 में। पहला तो है राष्ट्रपति की मृत्यु से, पद त्याग से राष्ट्रपति का पद रिक्त होना और उपराष्ट्रपति का उसके रूप में कार्य करना। दूसरी कंडीशन है कि राष्ट्रपति जब बीमार हो जाए या कारणवश जो है अपने कार्य करने में सक्षम नहीं है या अस्वस्थ हैं, जो भी हैं, तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। अब 65(3) में क्या है कि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो जो भी सुविधाएं राष्ट्रपति को मिलती हैं, चाहे वेतन की मिले, चाहे भत्तों की मिले, चाहे आवास की मिले, चाहे कार्यों की मिले, चाहे शक्तियों की मिले, वो सारे के सारे काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। और वो कार्य उतने ही प्रभावी होंगे जितने राष्ट्रपति के कार्य प्रभावी होते हैं। ये किसमें कह रखा है? 65(3) में। अब माना कि उसको सवाल पूछना है एग्जामिनर को और यहीं से सीधा सवाल उठाकर देगा, तो कैसे पूछ सकता है? पहले तो ये यहां मिस्टेक कर सकता है, इस शब्द का ध्यान रखना, ठीक है। निर्वाचित की जगह केवल राष्ट्रपति लिख देगा वो, तो केवल राष्ट्रपति का मतलब क्या हुआ? आर्टिकल जो है ना वो पूरा होना चाहिए वर्ड टू वर्ड, और यही एक शब्द है जो गलती करवा सकता है। या फिर क्या करेगा? 65(1) और 65(2) के 2 कथन देगा कि अनुच्छेद 65(1) में ये लिख रखा है, अनुच्छेद 65(2) में ये लिख रखा है। एग्जामिनर क्या करेगा? 65(2) की बात लिखेगा 1 में, 1 की बात को लिखेगा 2 में। अब जैसे ही आप बातें पढ़ोगे तो मन में विचार ये आएगा कि यार सर ने तो ये बात लिखवाई थी, दोनों कथन सेम ही तो हैं। आपने क्या किया? सीक्वेंस भूल गए कि पहले बात ये थी, सेकंड बात ये थी। फिर पूछेगा कौन सा कथन गलत है, कथन नंबर 1, कथन नंबर 2, या दोनों सत्य हैं, इस प्रकार के ऑप्शन क्रिएट करेगा। तो ये 2 टाइप के सवाल यहां पर बनते हैं। या फिर आपको 4 बातें लिखकर देगा, सीधा सवाल लिखेगा डायरेक्ट, उपराष्ट्रपति से संबंधित 4 बातें, और ऊपर लिख देगा इनमें से कौन सी बात आर्टिकल 65 में नहीं है। आर्टिकल 65 में नहीं है, तो आर्टिकल 65 में कितनी बातें हैं? मुख्य बातें 3 है। कौन सी लिखी है आपने? 2 नंबर लिख दी क्या? 2 नंबर में लिखो। जब राष्ट्रपति बीमार, अनुपस्थित, राष्ट्रपति बीमार, अनुपस्थित या कार्य करने में असमर्थ हो, करने में समर्थ हो, तो उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, तब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब तक राष्ट्रपति पुनः कार्यभार ने संभाल ले, तक राष्ट्रपति पुनः कार्यभार ने संभाल ले, तब तक वो जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अगला आर्टिकल कौन सा है? 65(3). अब यहां उपराष्ट्रपति क्या हो गया? कार्यवाहक राष्ट्रपति हो गया। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है भारत में कितने बने अब तक? 3। कौन कौन से बने? बीडी, पहला कौन सा? वीवी गिरी, दूसरा बीडी जत्ती, और तीसरा एम हिदायतुल्लाह। ये 3 बने। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब उपराष्ट्रपति कार्य करता है तो उससे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां, कार्य अधिकार, वेतन भत्ते और परिलब्धियां
मिलती हैं और उस कार्यकाल के दौरान कोई कटौती भी नहीं होती। लिखें 65(3), आर्टिकल 65(3), कार्यवाहक राष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी शक्तियां वेतन एवं भत्ते प्राप्त करने का अधिकार है। वही रहेंगे जो किसके हैं, राष्ट्रपति के। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा, यहां मुख्य रूप से उपराष्ट्रपति है। हाँ, अब उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। कौन से आर्टिकल में पढ़ा था, 65 में, सॉरी 64 में। कौन से पढ़ा था, 64 में, कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और 65 में हमने उसको कौन सा काम दे दिया, कार्यवाहक राष्ट्रपति का। कितनी कंडीशन में दिया था, 2 कंडीशन में। तीसरी में तो उसकी शक्तियां और वेतन भत्ते परिलाभ है, 2 कंडीशन में दिया है। तो क्या उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो उस समय वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कर सकता है, नहीं कर सकता। सिंपल सी बात, पहले भी कह दिया कि अगर एक व्यक्ति एक संवैधानिक पद पर कार्य कर रहा है तो दूसरे संवैधानिक पद पर उस समय कार्य नहीं कर सकता। ये लाइनें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगला आर्टिकल कौन सा, अनुच्छेद 66, किसका निर्वाचन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, संसद करती है। संसद में कौन है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसद, कैसे सांसद, सभी सांसद। अब सभी सांसद हैं तो सांसद कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। पहले कौन से, निर्वाचित। दूसरे कौन से होंगे, तो निर्वाचित और मनोनीत सांसद मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लिख दीजिए अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। पहला है 66(1) में निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 66(1) में क्या है, निर्वाचक मंडल। अब वर्तमान में देखो लोकसभा में मनोनीत सांसद का प्रावधान तो है नहीं, समाप्त कर दिया 2020 के अंदर। केवल राज्यसभा में मनोनीत सांसद हैं और वो भी राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। कितने होते हैं, 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है कि जब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो वोटिंग कौन कर रहे हैं, राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसद। ध्यान से सुनना इस बात को। जब उपराष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार चुनाव लड़ता है उस समय राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसद वोटिंग करते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आप जानते हो क्या है, अलग है। उसमें विधानसभाओं के सदस्य भी वोटिंग करते हैं। अलग अलग राज्यों के 3 केंद्र शासित प्रदेश जो है उनके सदस्य विधानसभाओं की वोटिंग करते हैं। लेकिन एक गजब की बात कॉमन नजर आती है, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। लेते नहीं, हालांकि प्रक्रिया अलग है थोड़ी सी। और जब उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य की सहमति जरूरी है। यानी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों को हटाने की प्रक्रिया में संसद का योगदान क्या है, लगभग एक समान साक है। ये दोनों केंद्र एक समान बात निकल कर आती है। हालांकि राष्ट्रपति के लिए तो प्रक्रिया क्या पूरी महाभियोग की है, लेकिन
संसद के सदस्य दोनों को हटाने में भाग लेते हैं। निर्वाचन में दोनों केंद्र अलग अलग तरीके से भाग लेते हैं। हटाने में सदस्य सारे साथ में, लेकिन निर्वाचन में उपराष्ट्रपति में तो केवल संसद के हैं और राष्ट्रपति में किसके हैं? संसद और विधानसभाओं के सदस्य हैं। ठीक है ना, ये बड़ी बात है, थोड़ा ध्यान रखना। निर्वाचक मंडल लिखो, अनुच्छेद 66(1). निर्वाचक मंडल संसद ऑब्लिक, अनुच्छेद 66(1) में लिखो निर्वाचक मंडल, लिख दिया गया। आगे लिखो संसद ऑब्लिक राज्यसभा वे लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे। अब यहां ये निर्वाचित मनोनीत ये अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे। ठीक है, चुनाव कैसे होगा? वही जैसे राष्ट्रपति का होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, और कौन सा है? एकल संक्रमणीय मत विधि के द्वारा जो है चुनाव करवाया जाता है। तो लिख दो ये लाइन एक और, उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक, उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत विधि से करवाया जाता है। एकल संक्रमणीय मत विधि से करवाया जाता है। राष्ट्रपति में पढ़ा था ना आपने, एकल संक्रमणीय मत विधि क्या थी? क्या बताया था वहां पर एकल संक्रमणीय का अर्थ राष्ट्रपति में? निर्वाचन क्रम, वरीयता क्रम, एकल संक्रमणीय के अंदर। उपराष्ट्रपति में भी वरीयता क्रम होता है क्या? एकल संक्रमणीय का चेक करो, देखें। से अधिक संख्या होने पर कौन सा क्रम है? वरीयता क्रम से मत देना। इसका मतलब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के अंदर वरीयता क्रम का सिस्टम रहेगा, लेकिन यहां एक अंतर और है। राष्ट्रपति में न्यूनतम मत कोटा जो है ना वो निर्धारित है। क्या उपराष्ट्रपति में है? नहीं है। उपराष्ट्रपति के अंदर न्यूनतम कोटे की अवधारणा शामिल नहीं की गई। ये थोड़ा ध्यान रखें यहां। चलिए अब देखो, आज जो चुनाव की प्रक्रिया है उपराष्ट्रपति पद की, उसमें तो सिंपल सी बात है कि राज्यसभा के और लोकसभा के सभी सांसद चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, दोनों वोटिंग करेंगे। लेकिन 1961 से पहले ये कुछ और था। 11वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1961 में। और इस संविधान संशोधन के द्वारा उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए संसद के संयुक्त प्रावधान को क्या किया गया? समाप्त किया गया। यानी 1950 से लगाकर कहां तक? 1962 तक। 1950 से लगाकर 62 तक संसद की संयुक्त बैठक आयोजित होती थी। कौन से आर्टिकल में? 108वां। संसद की संयुक्त बैठक आयोजित होती थी आर्टिकल 108 में, और उसकी अध्यक्षता कौन करता था? लोकसभा अध्यक्ष। और उसी संयुक्त बैठक में उपराष्ट्रपति का निर्धारण
हो जाता था। तो अगर आप देखें 1950 से 62 तक उपराष्ट्रपति कौन रहे थे? एस राधा कृष्णन। तो एस राधा कृष्णन का जो निर्वाचन हुआ है वो आपके आर्टिकल 108 के अंतर्गत हुआ है। किसके अंतर्गत हुआ है? यहां पर भारतीय निर्वाचन आयोग का कोई ज्यादा योगदान नहीं रहा है, ठीक है। इसीलिए एस राधा कृष्णन 2 बार निर्विरोध उपराष्ट्रपति बने थे। कितनी बार बने थे? 2 बार। और हमने बात की थी 1962 के अंदर पहली बार इस प्रक्रिया से चुनाव हुए। राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों ने उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या की थी? वोटिंग की थी। लिख दीजिए। राष्ट्रपति दोनों के ही वर्तमान में चुनाव कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। कौन से आर्टिकल में है? 324 में है। नोट लिखें। 11वां संविधान संशोधन 1961। संविधान संशोधन 1961। इस संशोधन से पूर्व, इस संविधान संशोधन से पूर्व हेडिंग लिख ली सभी ने। 11वां संविधान संशोधन 1961। कौन है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल। राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और लोकसभा कौन सी है? पहली 52, 52 5, 57, 57 5। दूसरी लोकसभा के अंदर ये संशोधन हुआ है, ये ध्यान रखना है। 11वां संविधान संशोधन 1961। इस संविधान संशोधन द्वारा उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए, इस संविधान संशोधन द्वारा उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए पूर्व में निर्धारित संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान क्या किया? समाप्त किया। संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 1961। संविधान संशोधन कौन सा है? 11वां। तो 66(1) में क्या है? निर्वाचक मंडल है। और 66(2) में क्या? हम जानते हैं कि जो व्यक्ति पहले से कोई संवैधानिक पद पर है और वो नए पद का चुनाव लड़ता है, तो क्या कोई एमएलए नए पद का चुनाव लड़ेगा तो सरपंच का लड़ेगा या एमपी का लड़ेगा? किसका लड़ेगा? किसका किसका लड़ेगा? एमपी का लड़ेगा। अब ऐसा भी कोई रोक टोक नहीं है कि कोई एमएलए या एमपी सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता है, लड़ सकता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। लेकिन अमूमन हम ये देखते हैं कि जो निचले संवैधानिक पद पर है वो उच्च संवैधानिक पद का चुनाव लड़ते हैं। अब जब उच्च संवैधानिक पद का चुनाव आपने लड़ा और वो जीत गए, तो फिर दूसरे पद से क्या करना पड़ेगा? आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगर आपने त्यागपत्र नहीं दिया, भूल गए, तो क्या होगा? 14 दिन के भीतर पहले वाली सदन की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। जैसे कोई एमएलए है, एमपी का चुनाव लड़ रहा, या फिर कोई एमपी है और राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है, तो
वो जैसे चुनाव जीतेगा उसके 14 दिन के भीतर या तो दूसरे पद से त्याग पत्र दे देगा, नहीं तो वो अपने आप सदस्यता क्या मानी जाएगी, समाप्त मानी जाएगी। जरा इसको ध्यान से देखिए, ये बात कह रखी अनुच्छेद 66(2) में उपराष्ट्रपति संसद, संसद यानी राज्यसभा व लोकसभा, या राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये तो साफ में बात दिख रही है भाई, जब आप किसी एक संवैधानिक पद पर पहुंच चुके हो तो दूसरा संवैधानिक पद ग्रहण नहीं कर सकते। यदि पूर्व में सदस्य हो तो पद ग्रहण करने की तारीख से वो स्थान क्या माना जाएगा, रिक्त माना जाएगा। तो सिंपल सा छोटा सा लिख दीजिए अनुच्छेद 66(2), ये इतनी बात लिखो आप यहां तक। 66(2) उपराष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। उपराष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। उपराष्ट्रपति क्या, राष्ट्रपति भी नहीं होगा, राज्यपाल भी नहीं हो सकता, लेकिन मंत्री तो होगा। मंत्री केंद्र सरकार का है तो किसी एक सदन का सदस्य होना पड़ेगा, चाहे वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो। और अगर मंत्री राज्य सरकार का है तो या तो विधानसभा का सदस्य होगा या फिर किसका होगा, विधान परिषद का। क्या लिखा आपने इसमें अभी तक? उपराष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। अब विशेष बातें लिखो, नोट डालो। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होते हैं? 20-20। वर्तमान की स्थिति ध्यान रखनी, पहले वाली आप भूल जाइए, और मैंने जानबूझकर लिखी भी नहीं है क्योंकि सारे डाटा याद करना थोड़ा मुश्किल है। जबकि राष्ट्रपति में प्रस्तावक और अनुमोदक कितने कितने होते हैं? 50-50। तो प्रस्तावक और अनुमोदक में यहां क्या है, अंतर है। लिख दीजिए नोट में पहला पॉइंट, उपराष्ट्रपति चुनाव में, उपराष्ट्रपति चुनाव में 20 प्रस्तावक एवं 20 अनुमोदक होते हैं। 20 क्या होंगे? अनुमोदक। मोदक बड़ा प्यारा शब्द है ना। हाँ, किसको बोलते हैं? लड्डू को बोलते हैं। हाँ, ये पंडारी मोदक कहाँ के हैं भाई? राजस्थान में होते हैं क्या? बीकानेर में कभी लाया भी करो, देखेंगे तो पता चलेगा। नहीं, मैंने तो वो बनी थी तची ना, अगली बार अगला और बुलाए। जमानत राशि कितनी है? 15,000 रुपए। और राष्ट्रपति के चुनाव में भी जमानत राशि कितनी थी? 15,000। यानी जमानत राशि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की क्या है? बराबर है। लिख दो जमानत राशि। जमानत राशि कितनी है? 15,000 रुपए है। और किसमें जमा होगी? हाँ, आरबीआई में। आप राजस्थान बैंक ऑफ मत कर देना ले जाकर ग्रामीण बैंक में, आरबीआई में, कि हमने उपराष्ट्रपति का नामांकन भरा है, राजस्थान बैंक के अंदर चेक जमा करवा देते हैं 15,000 का। हाँ, अगला कौन सा होगा? कुल वेद मतों का 1/6 मत प्राप्त करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? आपके जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त का मतलब क्या है? 15,000 रुपए की राशि आपकी वापस नहीं मिलेगी। लिख दीजिए कुल वेद मतों का 1/6 मत, कुल वेद मतों का 1/6 मत
नहीं मिलने पर जमानत राशि, जमानत राशि जब्त होगी, जमानत राशि जब्त होगी। अब क्या कई बार क्या है कि हम ये एक अलग सा ट्रैक पकड़ लेते हैं कि फलाने ने पिछली बार चुनाव लड़ा था, उसकी जमानत जब्त होगी, अब चुनाव लड़ नहीं सकता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जमानत जब्त होने का मतलब वो राशि जब्त हुई है, उसकी चुनाव लड़ने की प्रक्रिया कोई चीज नहीं हुई है, वो चुनाव लड़ सकता है। और वैसे भी आप आगे पढ़ोगे मंत्री परिषद के अंदर कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। कोई भी व्यक्ति क्या बन सकता है, मंत्री बन सकता है। अब उसके लिए संसद का या किसी भी सदन का सदस्य बनने की, हाँ आप भी बन सकते हैं, इसमें क्या है। हाँ, मुझे बना रहे हैं क्या, अच्छी बात है। लेकिन मैं केवल 6 महीने का मंत्री रहूंगा, इससे ज्यादा, क्योंकि दोबारा अपने यहाँ विधान परिषद तो है नहीं, केवल क्या है, विधानसभा है। तो विधानसभा के अंदर वो नहीं है। पिछली बार जैसे ही 2023 में बीजेपी सरकार बनी, सुरेंद्र पाल टीटी जो थे उनको मंत्री बनाया था, लेकिन उपचुनाव के अंदर चुनाव हार गए और उनको मंत्री पद से क्या करना पड़ा, त्याग पत्र। क्या ऐसा हो सकता है क्या, एक व्यक्ति 5-6 महीने के लिए मंत्री बना, फिर किसी सदन का सदस्य नहीं बना, उसने पद से त्याग पत्र दिया, फिर वापस मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने मिलकर उसको मंत्री बना दिया, ऐसा बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। अगर दोबारा मंत्री बनना है तो उसको सदन का क्या बनना पड़ेगा, सदस्य। इसलिए अपने ये सदन के सदस्यता वाला झंझट खत्म करो, सीधे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनो, हाँ, और राज्यपाल बनो। अगली बात, ये बात लिखने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में किसी भी पद पर कोई व्यक्ति कितनी ही बार, चाहे जितनी बार, अधिकतम उम्र की कोई लिमिट नहीं है, ये भी ध्यान रखना। 90 साल का व्यक्ति है, वो कहता है ना कि मैं ये बनना चाहता हूं और उसके पक्ष में मत है, तो वो बन सकता है। और 100-125 साल का है तो भी बन सकता है। ये अलग बात है कि वो सीट कितने दिन तक रहेगी, हाँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो राष्ट्रपति भी कोई व्यक्ति चाहे जितनी बार बन सकता है, उपराष्ट्रपति भी कोई व्यक्ति चाहे जितनी बार बन सकता है, एमएलए, एमपी और सरपंच, वार्ड पंच, कोई भी संवैधानिक पद हो, सबके लिए ये अधिकतम सीमा का कोई उल्लेख नहीं है कि एक बार या 2 बार बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में पद रिक्त होने पर चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हमने राष्ट्रपति में भी पढ़ा था कि राष्ट्रपति का अगर निर्वाचक मंडल में कुछ पद रिक्त हैं तो राष्ट्रपति का चुनाव प्रभावित नहीं होगा। ऐसे ही सेम प्रक्रिया किसमें है, उपराष्ट्रपति। लेकिन इनमें एक फर्क है, फर्क क्या है, आगे आएगी ये बात, कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है या अधिकांश संवैधानिक पद जब रिक्त होते हैं, अब सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का है, सबसे छोटा पद किसका है, सरपंच का है। अगर अचानक ये पद रिक्त हो गए तो दोनों ही पदों पर 6 माह में चुनाव करवाने अनिवार्य है। लेकिन उपराष्ट्रपति जी के बारे में बड़ी विडंबना दे रखी संविधान में, केवल इतना लिखा हुआ है कि जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो यथाशीघ्र भरा जाएगा। अब उस यथाशीघ्र शब्द की कोई लिमिट नहीं है, 6 महीने, 12 महीने, 2 साल या 5 महीने, तो ये ध्यान रखना टाइम बॉन्ड नहीं है उपराष्ट्रपति के जो है दूसरी बार चुनाव के अंदर। चलिए ये बात लिख दीजिए, केवल आप ऊपर वाली छोड़ देना। ये उपराष्ट्रपति
के निर्वाचक मंडल में पद रिक्त होने पर चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में पद रिक्त होने पर चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिख दिया क्या सभी ने? आगे चले। हाँ, 2 बार निर्वाचित उपराष्ट्रपति कौन बने थे? हामिद अंसारी। ये हम टेबल में पहले चर्चा कर चुके हैं, बता चुका हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। कार्यकाल के दौरान पद पर रहते हुए कौन मरे थे? कृष्णकांत शर्मा। इनकी भी बात आ चुकी है। फिर है त्यागपत्र देने वाले उपराष्ट्रपति। ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इसको तो कोई आवश्यकता ज्यादा नहीं। त्यागपत्र देने वाले कौन कौन से? पहले हैं वीवी गिरी। वीवी गिरी आपको अच्छी तरह से याद रहेंगे। जैसे ही जाकिर हुसैन की डेथ होती है, ये क्या बनते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति। अब गिरी साहब को समझ में आ गया कि हम चुनाव जीत सकते हैं, तो गिरी साहब क्या करते हैं? अपना नामांकन भरते हैं। सामने कौन था? नीलम संजीव रेड्डी। और वीवी गिरी सीधे किसके पास में जाते हैं? इंदिरा गांधी के, और उनसे अपने मन की बात करते हैं। और इंदिरा जी की अंतरात्मा जाग उठती है और इंदिरा जी का पूरा खेमा किसको सपोर्ट करता है? वीवी। तो ये उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं। और यही किसकी है? आर वेंकट रमन। ये भी भारत के क्या बने थे? राष्ट्रपति। तो इन दोनों ने, गिरी और रमन ने, तो त्यागपत्र इसलिए दिया था कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। अब हाल ही में त्यागपत्र किसने दिया है? जगदीप धनखड़। हाँ, ये नाम बोलने में थोड़ा सा क्या है वो धड़कन शब्द आ जाता है। हाँ, तो आप कैसे याद रखोगे? वी आर धनखड़ या धड़कन आप याद रख लीजिए। हाँ, ठीक है ना। त्यागपत्र किसने दिया था? वी आर धड़कन। ठीक है। वीवी गिरी, आर वेंकट रमन और जगदीप, ये लाइन लिख दो आप। वाले उपराष्ट्रपति, त्यागपत्र देने वाले उपराष्ट्रपति वीवी गिरी, (1969), वेंकट रमन 1987 और जगदीप धनखड़ 2025। कौन कौन है? वीवी गिरी 1969 और वेंकट रमन 1987 और जगदीप धनखड़ 1925। हाँ, 2025। 1925 में तो जन्म ही नहीं हुआ था। 2025 लिख दिया सभी ने। अब सबसे कम कार्यकाल वाले उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। लिख दीजिए। सबसे कम कार्यकाल वाले उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। सबसे कम कार्यकाल वाले उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे। सबसे कम कार्यकाल वाले उपराष्ट्रपति कौन है? वीवी गिरी। हाँ, 17वें उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन जीते थे? सीपी राधाकृष्णन। कितने मत मिले थे? 452। सुदर्शन रेड्डी जो अपोनेंट थे उनको कितने मिले थे? 300 मत मिले थे। लिख दीजिए। 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव में, 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव में 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन को 452 मत
कितने मिले थे? 452 मत। एवं विपक्षी सुदर्शन रेड्डी को, वैसे प्रतिद्वंदी आप लिखें तो ठीक रहेगा, क्योंकि पक्ष विपक्ष यहां होता नहीं है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई पार्टी नहीं होती है, ये थोड़ा ध्यान रखें। पार्टी बेस्ड चुनाव नहीं होता है ये, कहने को नहीं होता, वैसे तो पूरा ही होता है। सीपी राधाकृष्णन को 452 मत और सुदर्शन रेड्डी को कितने मत मिले थे? 300 मत मिले थे। लिख दिया सभी ने? ठीक है। हाँ, अगली एक और इंपॉर्टेंट बात है। हम जानते हैं कि राज्यपाल जो होते हैं ना, वो राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय होंगे ना एक राज्य के अंदर, उसका कुलाधिपति कौन होगा? राज्यपाल। लेकिन उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति होता है। क्या राष्ट्रपति भी किसी विश्वविद्यालय का कुलपति होता है? राष्ट्रपति किसका है? देखिए, राष्ट्रपति किसी भी विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति होता है। प्रधानमंत्री भी भारत में एक विश्वविद्यालय का कुलपति होता है, ये ध्यान रखना। कौन से का? नहीं, प्रधानमंत्री विश्व भारती विश्वविद्यालय है ना बंगाल का, उसका कुलपति होता है प्रधानमंत्री। और उपराष्ट्रपति किसका होता है? दिल्ली विश्वविद्यालय का। लिख दीजिए, उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति होता है। उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति होता है। हाँ, गोपाल स्वरूप पाठक ये उपराष्ट्रपति थे, परंतु राष्ट्रपति नहीं बन पाए। उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व कौन से राज्य के राज्यपाल रहे थे? मैसूर। मैसूर वर्तमान में किसको कहते हैं? कर्नाटक को। किसको कहते हैं? कर्नाटक को। लिख दीजिए, गोपाल स्वरूप पाठक यह पूर्व में मैसूर राज्य के राज्यपाल बने थे। मैसूर राज्य के राज्यपाल बने थे। मैसूर राज्य के क्या बने? हाँ, अगला पॉइंट वह उपराष्ट्रपति जो राजदूत भी रहे। तो एस राधाकृष्णन कहां के राजदूत रहे थे? रूस के। वीवी गिरी लंका लूट ली भाई। वीवी गिरी कहां के रहे थे? लंका के। लंका ही लूटी है। उपराष्ट्रपति से कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, फिर आपके बिना बहुमत के, कोई सपोर्ट में नहीं था, फॉर्म अप्लाई कर दिया, राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा और जीत कर। के आर नारायण कहां के बने? चीन के। हामिद अंसारी यूएई, अफगानिस्तान, ईरान और सऊदी अरब, यानी खाड़ी देशों के अंदर राजदूत के रूप में इन्होंने कार्य किया। तो लिखें, वह उपराष्ट्रपति जो राजदूत बने, वह उपराष्ट्रपति जो राजदूत बने, उपराष्ट्रपति जो राजदूत भी रहे। एस राधाकृष्णन रूस, वीवी गिरी श्रीलंका। वीवी गिरी कहां के राजदूत रहे थे?
श्रीलंका के आर नारायणन कहां के रहे थे? चीन के। हामिद अंसारी जो 2 बार निर्वाचित राष्ट्रपति बने थे, यूएई, अफगानिस्तान, ईरान और सऊदी अरब। संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान, ईरान और सऊदी अरब। लिख दिया सभी ने? एस राधाकृष्णन जो है वो रूस के राजदूत बने थे। वीवी गिरी कहां के बने थे? लंका के। और के आर नारायणन कहां के बने थे? चीन के। और हामिद अंसारी कहां के बने? यूएई, अफगानिस्तान, ईरान और सऊदी अरब। हाँ, सर्वाधिक मतों के अंतर से जीतने वाले उपराष्ट्रपति कौन है? रामास्वामी वेंकट रमन। ये हमने पहले भी लिखा है, तो जिन बच्चों के नहीं लिखा हुआ केवल वो ये लाइन लिख लो। सर्वाधिक मता अंतर से विजेता उपराष्ट्रपति, सर्वाधिक मता अंतर से या मतों के अंतर से निर्वाचित होने वाले उपराष्ट्रपति, सर्वाधिक मतों से निर्वाचित होने वाले उपराष्ट्रपति के रामास्वामी वेंकट रमन है। लिख दिया? एम वेंकैया नायडू की बात नहीं लिखनी है आपको। उपराष्ट्रपति मैंने पहले ही बता दिया कि स्वतंत्र भारत में जन्म कर जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बने हैं पहले, वो कौन है? एम वेंकैया नायडू है। जाकिर हुसैन का सवाल काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए यानी कार्यवाहक दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण दिया, एकमात्र ऐसा उपराष्ट्रपति जिसने राष्ट्रपति का अभिभाषण संसद में दिया था, वो कौन थे? जाकिर हुसैन थे। लिखें, जाकिर हुसैन जाकिर हुसैन भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं जाकिर हुसैन भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अब तक संसद के दोनों सदनों के समक्ष, संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण दिया था। बड़ा सवाल है, ध्यान रखिएगा। बहुत बड़ा सवाल है। तो ये नोट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। 66(1) में आपने क्या लिखा था? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। 66(2) में क्या लिखा कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल 66(1) में। और 66(2) में क्या लिखा कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन चुका है वो संसद या विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। अब आ जाइए आप 66(3) के अंदर। उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या है? योग्यता या
अर्हताएं। अब उपराष्ट्रपति पद की योग्यता में पहली कौन सी है? भारत का नागरिक। सेम यही किसके लिए लागू होती है? राष्ट्रपति के लिए। 35 वर्ष की आयु, यही बात किसके लिए लागू होती है? राष्ट्रपति के लिए। अब यहां पर योग्यताएं कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 3। तो आपको सिंपल सा सवाल यह भी पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं कितनी है? 3। कौन से अनुच्छेद में? 66 3 में। और राष्ट्रपति चुनाव में नामांकन भरने की योग्यताएं भी कितनी है? 3। कौन सी योग्यता में चेंज आता है? सदन का सदस्य बनने की योग्यता में चेंज। उपराष्ट्रपति भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होगी, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए। अब ये बिल्कुल सिंपल सी बातें कह रखी हैं। अगर इनमें से किसी भी बात में वो थोड़ा सा चेंज करें तो समझ लो गलत है। जैसे मान लो भारत का नागरिक हो तो इसमें जोड़ दे भारत जन्म से भारत का नागरिक हो, इस प्रकार से लिख दिया तो क्या हो गया? ये गलत हो गया। क्या हो गया? अब यहां 35 वर्ष की आयु पूर्ण है तो इसमें थोड़ा बहुत कई शब्दों में चेंज कर दिया तो भी क्या हो जाएगा? गलत। और यहां तो क्या है? राज्यसभा का सदस्य होने के योग्य होना चाहिए, सदस्य नहीं होना। जब राष्ट्रपति चुनाव लड़ता है तो उसकी योग्यता में यहां क्या रहेगा कि लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना। तो लिख दीजिए 3 नंबर उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, अनुच्छेद 66 3। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, अनुच्छेद 66 3। पहली कौन सी है? भारत का नागरिक हो, जन्म से 10 साल से ऐसा लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, केवल बात क्या लिखी हुई हो? भारत का नागरिक हो। अब यहां मान लो इस लाइन के अंदर चेंज कर दिया कि कम से कम 35 वर्ष की आयु हो। नहीं, कम से कम नहीं, सिंपल सी लाइन होनी चाहिए 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो। तो इस सेंटेंस क्या है? सही है, अन्यथा क्या होगा? गलत हो जाएगा। 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो और राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब 66 4 में आप एक लाइन देख रहे हो और हमने राष्ट्रपति में बार बार पढ़ी थी कि लाभ का पद धारण नहीं करेगा। लाभ का पद धारण, तो लाभ का पद शब्द योग्यता में नहीं आता है, ये हमेशा शर्त में शामिल होता है। ये तो शर्त है कि आप इस पद पर कार्य कर रहे हो तो किसी दूसरे पद पर कार्य नहीं कर सकते। ये किस में आती है? शर्तों में शामिल है, योग्यता में शामिल नहीं है। लिख दो अनुच्छेद 66 4। अनुच्छेद 66 4। संघ या राज्य सरकार के अधीन, संघ या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। एग्जाम की दृष्टि से कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये मैंने केवल इसलिए लिखवाई है कि आप गलती से इसको योग्यता में नहीं डालो, बाकी याद करने की आवश्यकता नहीं है।
हाँ जी, अगला महत्वपूर्ण आर्टिकल है अनुच्छेद 67। पहला कौन सा पढ़ा था? अनुच्छेद कौन सा था? 63। 63 में क्या था? उपराष्ट्रपति होगा। फिर अनुच्छेद 64 में क्या पढ़ा आपने? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। कौन होगा? क्या राज्यसभा का सदस्य होगा? नहीं होगा। फिर आपने कौन सा पढ़ा? अनुच्छेद 65। 65 में क्या करेगा उपराष्ट्रपति? राष्ट्रपति की पंचायती करेगा, उसके सारे पावर अपने काम में लेगा, क्योंकि वो भी क्या बन गया है? राष्ट्रपति तो बन गया है। कितनी कंडीशन ने बनने की? दो। पहला, मृत्यु या पद त्याग या पद किसी कारण से रिक्त होने पर। दूसरा, बीमार होने पर, कार्य करने में असमर्थ होने पर और अवकाश पर होने पर। और तीसरे में क्या था? वेतन भत्ते शक्तियां वही होगी जो किसकी है? राष्ट्रपति की है। ये किसमें था? 65 में। फिर हमने कौन सा पढ़ा था? 66। 66 एक में क्या था? निर्वाचक मंडल। 66 दो में क्या था? संसद या विधान मंडल की सदस्यता नहीं होगी। 66 तीन में क्या पढ़ा? योग्यता। और 66 चार अपने काम का है नहीं। योग्यता कितनी है? तीन। हाँ, अभी तक राष्ट्रपति बन रहा था, अब राष्ट्रपति क्या हो रहा है? हट रहा है। तो काम क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। तो 6 का उल्टा क्या कर दो? 7। कौन सा है? 67। क्योंकि काम क्या हो रहा है? अटक रहा है। उपराष्ट्रपति की पदावधि हटाने की प्रक्रिया। कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से कितना होगा? 5 वर्ष। लेकिन क्या होगा? उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? राष्ट्रपति को दे सकता है। उपराष्ट्रपति को अगर मान लो त्याग पत्र नहीं दे, जैसे जगदीप धनखड़ जी ने जो है त्याग पत्र दे दिया, अगर ये त्याग पत्र नहीं देते तो क्या होता? तो उपराष्ट्रपति को यानी जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव कौन से सदन में लाया जाता? राज्यसभा। किसमें लाया जाता? और राज्यसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास करके किसके पास भेजती? लोकसभा। और लोकसभा को केवल दो ही शब्द काम में लेने हैं, हां या ना। अगर लोकसभा ने राज्यसभा के प्रस्ताव पर हां कर दिया तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उसी समय क्या माना जाएगा? समाप्त। और ना कर दिया तो कार्यकाल क्या रहेगा? निरंतर। लिखे अनुच्छेद 67। उपराष्ट्रपति की पदा अवधि वे हटाने की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति की पदा अवधि वे हटाने की प्रक्रिया। हटाने की प्रक्रिया। इसी में कार्यकाल है। पदावधि का मतलब क्या है? कार्यकाल। तो पहले लिख दो कार्यकाल 5 वर्ष। ये पद ग्रहण करने की तारीख लिखने की आवश्यकता नहीं है। सभी का कार्यकाल कहां शुरू होता है? पद ग्रहण करने की तारीख से ही होता है। जिस तारीख को नामांकन भरते हैं उस तारीख से नहीं, जिस तारीख को चुनाव हुए उस तारीख से नहीं, जिस तारीख से पद की घोषणा हुई निर्वाचन की उस तारीख से नहीं, जिस तारीख से आपने कार्यभार ग्रहण किया है उस तारीख से अवधि मानी जाती है। आपको पूछेंगे कि सरपंच का कार्यकाल किस तारीख से प्रारंभ होता है? सरपंच का नामांकन पत्र भरने से, सरपंच के निर्वाचित होने की तिथि से नहीं। सभी के अंदर सीक्वेंस जो है वो एक ही है। जिस तारीख से आप पद ग्रहण करते हैं उस तारीख से कितने होंगे? 5 वर्ष। हाँ, पे लिखे उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा।
उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। लिख दिया सभी ने? हाँ, सेकंड भाग लिखें ख। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। दूसरी बात क्या है? उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत, अब बहुमत यहां साधारण और विशेष का कुछ नहीं कह रखा है, तो कौन सा बहुमत हो गया? साधारण बहुमत, जिससे लोकसभा सहमत हो पद से हटाया जा सकता। आपको इतना घुमाकर लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये ध्यान रखें कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा साधारण बहुमत से पास करेगी और लोकसभा की उस पर सहमति क्या है? अनिवार्य है। अब उपराष्ट्रपति से बड़ा पद कौन सा है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव तो संसद के किसी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में नहीं लाया जा सकता। लोकसभा के पास 2-3 महत्वपूर्ण पावर है। सॉरी, राज्यसभा के पास, लोकसभा के पास तो है ही, राज्यसभा के पास स्पेशली 2-3 शक्तियां हैं। कौन कौन सी? एक तो किसी भी सेवा को सिविल सेवा का दर्जा देने का अधिकार किसके पास में है? राज्यसभा के पास में। और एक कौन सा सब्जेक्ट केंद्र सूची का होगा या संवर्ती सूची का होगा या राज्य सूची का होगा, इसके निर्धारण में मुख्य भूमिका किसकी है? राज्यसभा की। और तीसरी राज्यसभा की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? महत्वपूर्ण अधिकार क्या है? कि उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प केवल और केवल पहले किस में रखा जाएगा? राज्यसभा में ही रखा जाएगा, लोकसभा में नहीं। इस लाइन को ख को लिखें। राज्यसभा क्या हुआ? राज्यसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे। राज्यसभा साधारण बहुमत से राज्यसभा साधारण बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पास करे। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पास करे एवं लाइन से लिख दी क्या? आपने क्या लिखी? वापस बोले, एक बंदा बोल दीजिए कोई भी। ये लिखी सभी ने क्या? राज्यसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे और लोकसभा उस पर सहमति दे देती है। लोकसभा उस पर सहमति दे देती है तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। तो उपराष्ट्रपति का पद क्या माना जाएगा? रिक्त माना जाएगा। यानी उपराष्ट्रपति को हटाने का तरीका क्या है? कोई महाभियोग वगैरह कुछ नहीं है। केवल उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। ये तो राष्ट्रपति को भी देते हैं। किसी को भी संवैधानिक पद से हटाना है तो 14 दिन पहले सूचना दो कि भाई ऐसा प्रस्ताव आपके खिलाफ ला रहे हैं। लेकिन ये प्रस्ताव सदन में कौन से में लाया जाएगा? केवल राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्य साधारण बहुमत से पास करेंगे। लोकसभा में साधारण बहुमत की जरूरत नहीं है। केवल लोकसभा के अंदर ये पूछा जाएगा कि भाई ये प्रस्ताव राज्यसभा ने पास किया है,
आप सभी सदस्य, अध्यक्ष पूछेगा कि आप सभी सदस्य सहमत हैं या नहीं। अगर समर्थन नहीं में जाता है तो प्रस्ताव क्या है, खारिज है, और हाँ में जाता है इसका मतलब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल यहीं पर क्या हो गया, समाप्त हो गया। लिख दी क्या बात आपने। तो ये हमने उपराष्ट्रपति के कितने भाग पढ़ लिए, 2 भाग। पहले के अंदर हमने क्या पढ़ा, उपराष्ट्रपति, और दूसरे में क्या पढ़े, उससे प्रमुख अनुच्छेद। शेष बचा हुआ भाग हम कल पढ़ेंगे और कल उपराष्ट्रपति क्या हो जाएगा,